तो अभी हम देखें इसमें कि आपका जो है एक्साइटेड, ये क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम कैसे, का क्या मीनिंग होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि कोई भी वेक्टर अगर आपको दे रखा है इस फॉर्म में, जो अभी हम इसमें पांचवे वाले लेक्चर पार्ट में डिस्कस किए थे। अब इसमें सिक्स में हम ये देखेंगे कि मान लो कोई भी, हम अभी जैसे हमको यही आया, मान लो अभी पहले वाले जो लेक्चर 5 में हम बात किए 100√2 E1 था 100√2 एंगल -30 डिग्री, और E2 था 200√2 एंगल था 60 डिग्री। अब मान लो अगर इसको हमको सॉल्व करना रहे डायरेक्टली, बिना हम ये फेजर डायग्राम ड्रॉ किए हुए, लेकिन कोशिश करना है कि हम ड्रॉ करना सीख ले, वो आना चाहिए आपको। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे ना, ये वाला जो पोर्शन हमारा है, ये वाला, इसको, इस फॉर्म को, ये जो देखे हैं, ये 12 में भी पढ़े हैं, इसको कहते हैं पोलर फॉर्म। इसको कहते हैं पोलर फॉर्म, यानी मैग्नीट्यूड और एंगल होगा तो पोलर फॉर्म। ये नीचे वाला भी क्या है, ये भी पोलर फॉर्म है, ये भी पोलर फॉर्म है, एक मैग्नीट्यूड है और एक एंगल है, तो इसको पोलर फॉर्म कहते हैं। इसको दोनों को कन्वर्ट कर लो रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसका जो है, ये जो हम लिखेंगे 100√2, और इसको लिख दो कॉस -30 प्लस जे लगा दो 100√2 साइन -30। जो भी एंगल रहे वो ध्यान रखना, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। इसी चीज को ये कहलाएगा, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, क्योंकि ये हमारा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये रियल कंपोनेंट है, और ये वाला हमारा जेब से लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग इमेजिनरी कंपोनेंट कहते हैं। तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। उसी तरह से E2 का भी हम ब्रेक कर लेंगे यहाँ पे E2। तो E2 का जब ब्रेक करेंगे तो इसको लिखेंगे 200√2 cos 60 प्लस जे 200√2 साइन 60। हो गया ये बस रेक्टेंगुलर। इसको भी रेक्टेंगुलर ही कहेंगे क्यों? अब एक इसलिए किए हैं कि रेक्टेंगुलर को रेक्टेंगुलर में हम ऐड कर सकते हैं, पोलर का पोलर में एडिशन नहीं होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। जैसे E1 इंटू E2 करेंगे तो इस मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 पे 2 जीरो, और 2 जीरो और हो गया, और √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 2 से 2 ये 4 हो गया। और ये एंगल क्या होता है, ऐड हो जाता है, दोनों पोलर में पोलर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, E1/E2 भी कर सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, ये 1/2 हो जाएगा, और ऊपर में एंगल रहा -30 और नीचे में एंगल हो गया 60। ये एंगल नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है एंगल, तो ये हो जाएगा 1/2, और आपका एंगल हो गया -90 डिग्री हो गया E1/E2। यानी पोलर को आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड को कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड नहीं कर सकते, पोलर टू पोलर एडिशन नहीं होता है। तो इसको हमको क्या करना है, ऐड करके निकालना था, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो ये कहलाता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब इसका रियल पार्ट रियल से ऐड हो जाएगा, इमेजनरी का इमेजनरी से ऐड हो जाएगा, फिर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो पहले ही वाले की तरह आएगा। इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो E1 प्लस E2, ये आपका हो जाएगा 100√2 cos 30, कॉस में प्लस माइनस दोनों सेम होता है, प्लस 200√2 cos 60, रियल का एडिशन रियल के साथ, इमेजनरी का इमेजनरी के साथ, जे हो जाएगा ये 100√2 साइन -30 प्लस हो जाएगा जे 200√2 साइन 60 हो जाएगा। अभी जे का जे के साथ कर लीजिए, तो एक फिर उसी तरह से जो पहले वाले बताए हैं, एक रियल पार्ट आ जाएगा और एक इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा इसमें भी, पहले वाले जो हम लोग लेक्चर 5 में जो देखे हैं। तो इसका ये रियल पार्ट हो जाएगा, इसको मान लो कि x है, और इसको मान लो कि ये जे वाई आ जाता है। फिर बाकी वाला पार्ट वो पांचवा लेक्चर में देख के आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम निकाल लेंगे, फिर वैसे ही एक रियल मैग्नीट्यूड आएगा। अब जो ये बन के आएगा ना, जो यहाँ जो लिखे थे r और एंगल थीटा, तो फिर ये कौन सा फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। ये क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कन्वर्ट फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू पोलर एंड पोलर टू रेक्टेंगुलर। कैलकुलेटर में डायरेक्ट प्रोविजन है कि रेक्टेंगुलर से पोलर और पोलर से रेक्टेंगुलर हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर मैथमेटिक्स में करना हो तो बहुत आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है।
हमको पोलर में करने के लिए क्या चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए, एक एंगल चाहिए। तो मैग्नीट्यूड आर कैसे निकालेंगे, ये निकाले थे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, ये मैग्नीट्यूड निकल गया। अगर आपको पोलर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है, पोलर में जाना है, तो पहले एक मैग्नीट्यूड निकाल लो, और थीटा इक्वल टू सीधे अब लिखेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये आपका हो गया, ये आर और थीटा निकल गया, तो ये पोलर फॉर्म हो गया। और आर अगर थीटा पता है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म भी यहां से हम जा सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको रेक्टेंगुलर में जाने के लिए आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, यही हो गया। ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसी तरीके से आपको दिया रहेगा, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे सब हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है जिसको हम बता दें कि ये जो भी चीज हम अभी किए हैं, ये सारी चीजें, इसमें दो चीज देखे हैं कि फंक्शन साइन है तो साइन ही हो, साइन हो तो कोसाइन ही रहे, और फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी हम ऐसा इसको कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं कुछ भी हम इसको। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। अब इसमें जो हम इससे पहले वाले पार्ट में सब आपको डिस्कस किए थे ना, एक्सेल क्या होता है, एक्सी क्या होता है, ये सब बता चुके थे। एक्सेल होता था ओमेगा इंटू एल, ये इंडक्टर का रेसिस्टेंस है, ये एल है, ये इंडक्टर का रेसिस्टेंस है, इसका यूनिट ओम होता है। और एक्सी कैपेसिटर के लिए बताए थे, ये ऐसे होता है, ये सी है, तो ये आपका जो होता है 1/ओमेगा सी होता है, इसका भी यूनिट ओम होता है। और एक पार्ट है रेसिस्टेंस आर है, तो इसका जो है, इसमें कोई, इसका तो रेसिस्टेंस आर है तो आर ही होता है। और इसको जब हम लोग उल्टा कर देते हैं ना, इसका दूसरा भी एक नाम है, 1/एक्सएल कर देते हैं इसको। एक्सएल को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसको उल्टा कर देंगे तो ये इंडक्टिव ससेप्टेंस कहलाता है। ये भी नाम सब याद रखना है, ससेप्टेंस। इसको उल्टा कर देंगे तो 1/एक्सएल का मतलब 1/ओमेगा एल हो गया। इसका यूनिट मोहो हो जाएगा। उसके बाद इसका जब उल्टा करेंगे 1/एक्स सी, तो ये हो गया ओमेगा इंटू सी, इसको कहेंगे कैपेसिटिव ससेप्टेंस, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ये सब लिखा हुआ है नागराथ के बुक में, इसका भी यूनिट मोहो हो जाएगा। ओके, तो ये सब एक टेबल के फॉर्म में भी यहाँ देखना, 4.1 एक टेबल दे रखा है जिसमें सारा रिलेशन एक ही जगह इन्होंने दे दिया है। अब इसमें जो है नेक्स्ट हमारा है कि जैसे कि डीसी में पढ़े हैं ना, डीसी में ये पढ़े होंगे कि ये वोल्टेज अगर ऐसा है लगा हुआ है, मान लो इस तरह से ऐसे लगा दिए, ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो अगर हम यहाँ पे इसके एंड पे, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज मेजर करेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये भी 5 वोल्ट ही है, तो यहाँ पे हमको 10 वोल्ट मिल जाएगा। या अगर उल्टा कनेक्शन कर देंगे ऐसे, ये इस तरह से कर दिए, और यहाँ निगेटिव यहाँ ऐसे कर दिए, ये भी 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे आपको जो वोल्टेज मिलके आ जाएगा, ये आपको वोल्टेज आ जाएगा कितना, 0 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया, डिफरेंस मिलेगा यहाँ। लेकिन जब एसी में आप लगाएंगे ऐसा, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे किसी भी सर्किट में हम, जैसे एसी की अगर हम बात करें, यहाँ पे मान लो ये एसी का ये सिंबल होता है, इस सर्किट में रेसिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ऐसा है। ये मान लिया 230 वोल्ट हम यहाँ लगा दिए, ये मान लो कि 2 ओम है, ये एल इक्वल टू मान लो 1 हेनरी है, और सी इक्वल टू भी मान लो 1 फैराड है। और यहाँ ऐसे करके ये एंगल 0 लिख देगा, ऐसे लिख दिया गया, ये ऐसे भी लिख सकता है। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर 200 एंगल 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कि 230 साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ 0 है, ये कोई एंगल नहीं है ये, इसलिए ये 0 लिखा हुआ है। अगर यहाँ 30 लिख देता तो हम भी यहाँ इसको 30 लिख देते हैं, यहाँ 30 कर देते हैं। यहाँ -30 लिखता तो यहाँ भी हम -30 लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 230 साइन ओमेगा टी है। यानी इसका मतलब होता है कि ये क्या होगा कि ये जो वोल्टेज है, इसके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ये रेफरेंस लाइन जैसे है, यहीं से ये शुरू हुआ है, ये वोल्टेज इसी एक्सिस पे है। ये अगर +30 कर देते तो ऐसे जाता, 30 डिग्री का एंगल से इधर आ जाता ये। तो इसका फिजिकल मीनिंग ये होता है। अब इसका ये जो देख रहे हैं ना बेटा, ये मैग्नीट्यूड है, ये 230 मैक्सिमम वोल्टेज है इसका, ये साइन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब इसमें जब हम इसका वो
अब केसीएल क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज और केवीएल क्या कहता है कि इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज करेंगे तो ये सोर्स वोल्टेज की इक्वल टू होना चाहिए इसमें, ऐड करेंगे तो। लेकिन जब इसमें आप निकालेंगे तो हम अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन मान लो कि इसमें आ गया 50 वोल्ट आ गया, सपोज करो, यहां देखेंगे तो ये 300 वोल्ट आ जाएगा, इसमें देखेंगे तो मान लो कि ये 400 वोल्ट आ गया फॉर एग्जाम्पल, ये हम एक समझाने के लिए कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली नहीं होगा। लेकिन जब आप इस सब को ऐड करेंगे, इसको 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 ऐड करेंगे तो इससे तो ज्यादा हो गया ये, तो क्या किरचॉफ वोल्टेज लॉ फेल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हम इसको अलजेब्रिक एडिशन कर दिए हैं, ये अलजेब्रिक एडिशन नहीं है, ये फेजर एडिशन है। फेजर एडिशन वैसे ही करते हैं जैसे वेक्टर में ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन जैसे करते हैं, तो वेक्टर के हिसाब से जब इसको ऐड करेंगे तब आपका जो है ये 230 वोल्ट ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा ये। तो इसलिए वेक्टर एडिशन करना जो है वो ज्यादा जरूरी होता है, ये सब क्वेश्चन में जब हम लगाएंगे तो उसमें वेक्टर एडिशन करना होता है। अब वेक्टर एडिशन का क्या मतलब होता है, कैसे उसको हम ऐड करते हैं, ये हम एक लाइन में आपको समझा देते हैं, ये समझ लीजिए वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि यही ये सर्किट है हमारे पास, ऐसा एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे है, यहाँ पे आपका एक एल है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे मान लो कि आर है ऐसे। और यहाँ पे हमने क्या किया इसको, ये जो है आपको मान लीजिए कि हम V वोल्टेज यहाँ पे दे दिए, मान लो या ऐसे कर दिए हम यहाँ पे V एंगल थीटा लिख दिए इसको, यानी इसका मतलब यही है कि ये V है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही है। और इसके रेसिस्टेंस को जब एसी में जाता है तो इसका रेसिस्टेंस लिखने का तरीका है जे ओमेगा एल लिख दिया गया है, इसका रेसिस्टेंस जो होगा एसी के लिए, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गया ना। उसी तरह से कैपेसिटर का लिखेंगे 1/j ओमेगा सी लिखते हैं, और इसका तो सिंपली आर ही रहता है, ऐसे रह गया। तो अब इस तीनों रेसिस्टेंस जो देख रहे हैं, करंट तो तीनों में सेम ही जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा। तो अब इस तीनों रेसिस्टेंस को जब हम ऐड कर देंगे, यानी आर प्लस जे ओमेगा एल, ये भी ओम में है, ये भी ओम में है, और ये 1/j ओमेगा सी कर देंगे तो सबका यूनिट ओम हो गया। और इस तीनों को ऐड करते हैं तो एक टर्म मिलता है जिसको हम लोग इंपीडेंस कहते हैं, Z जो है ये इंपीडेंस कहलाता है, इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा। ये भी ओम में है, ये भी ओम में, ये भी ओम में, सबको ऐड कर देंगे, ओम हो गया। अब इसको आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली जैसे ऐड करते हैं, तो ये जो देख रहे हैं ये चीज जो है, इसको हम Z इक्वल टू आर प्लस जे, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो यहां हो गया ओमेगा एल, और यहां पे -1/ओमेगा सी हो जाएगा। क्यों ये माइनस हो गया, देखो अभी इसको बता देते हैं, 1/j ओमेगा सी, इसको ऊपर भी j से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी j से, और j इंटू जे क्या होता है, -1 होता है, और एंगल में इसका वैल्यू 90 होता है, और मैग्नीट्यूड में j इंटू जे, जो इमेजिनरी नंबर i लिखते हैं वही ये दी। तो इसको j इंटू जे क्या हो गया, -1 हो गया, तो ये एक j निकल गया, j इंटू जे -1, इसीलिए ये आ गया, ये हो गया आपका Z इंपीडेंस। अब ये जो इंपीडेंस आप देख रहे हैं ये इंपीडेंस है, इसमें क्या है, एक ये रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। रेसिस्टेंस में जे नहीं लगा है इसलिए ये रियल है, जे लग गया तो इमेजिनरी हो गया। अब इसको देखिए क्या करते हैं हम, इस चीज को अब आपको इसमें कॉम्प्लेक्स जेड का याद रखना है कि जेड जो है ये फेजर नहीं है, नॉट फेजर, नॉट फेजर, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फेजर नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। जबकि फेजर में भी हम सब में देखते हैं जे भी रहता है, ये भी रहता है, लेकिन ये फेजर नहीं है। इंपीडेंस के लिए ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम ऐसे लिख दें V इक्वल टू 100 एंगल 30 कर दें तो इसको आप लिख सकते हैं 100 cos 30 प्लस J100 sin 30। देखिए ये भी वैसे ही चीज है, यहां भी वैसे ही चीज है, लेकिन ये फेजर है, बट ये जो है इंपीडेंस फेजर नहीं होता है, अभी थोड़ी देर में बताएंगे क्यों नहीं होता है। फेजर तीन ही चीज है, वोल्टेज, करंट एंड फ्लक्स, ये तीन चीजें फेजर है, बस
बाकी चौथा कुछ भी नहीं है। तीन ही चीज है, ध्यान रखना है। अब तीनों क्यों है ये भी बताएंगे आपको, लेकिन एक बार सोचिएगा अपने से। ये हो गया। अब इसमें देखिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिखा, ये वाला जे, अब इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम बताते हैं आपको। अब इसको जब आप प्लेन में, जब इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब इसको डालेंगे, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो यही होता है, एक हो गया आपका ये रियल एक्सिस, एक हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ऐसे हो गया, ये खींच दिया इमेजिनरी एक्सिस ऐसे। अब रियल वाला को इस पे डालेंगे, इमेजिनरी वाले को इस पे डालेंगे। रियल वाला जो होगा वो आपका हो जाएगा इस पे। रियल कितना है, रेसिस्टेंस है, ये आर यहाँ डाल दो। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो, ये वाला टोटल लेंथ जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी हो गया। और ये आपका इमेजिनरी हो गया आई एम। ओके, इमेजिनरी एक्सिस है ये। अब ये लेंथ पता चल गया। अब देखो इसको हम ऐसा सीधा लाइन अगर ऐसे खींच दें और यहां से इसको एक लाइन ड्रॉ ऐसे कर दें, और फिर इससे अगर हम इसको मिला दें ऐसे, तो ये वाला लेंथ भी आपका क्या है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी ही तो है। ओके, ये आर है, तो इसका ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये हाइपोटेन्यूज। तो इस, ये अगर हम फेजर के फॉर्म, ये इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ऐड करें, तो आर प्लस दिस इक्वल टू जेड हो जाएगा, ये वाला जेड। और अगर जेड का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जेड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब हाइपोटेन्यूज निकाल दीजिए। तो जेड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। यही हो गया ना, पी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर हो गया, ये पी स्क्वायर हो गया। और यही वाला एंगल क्या है, थीटा है, जिसको हम पीछे भी निकाले हैं, tan थीटा। तो यहां देखो tan थीटा अगर हम निकालेंगे, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी डिवाइडेड बाई क्या हो गया, आर हो गया। तो इससे हमको थीटा निकल जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग, ये वाला जो लाइन आपका आया बेटा, अब इसमें देखो ये क्या है, ये ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी क्या है, कोफिशियंट ऑफ जे है ये, और डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशियंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। ये भी है कोफिशियंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट, कुछ भी ध्यान नहीं देना है, tan थीटा निकालना है, देखो कोफिशियंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट कितना है, उससे उसको रियल पार्ट से डिवाइड कर दो, थीटा निकल गया। तो इसका मतलब हुआ फिर ये किस फॉर्म में आ गया, हमको जेड और एंगल थीटा का फॉर्म में आ गया कि नहीं, ये वाला। तो जेड भी निकल गया, एंगल थीटा निकल गया, जेड एंगल थीटा। तो इसको हम क्या कहते हैं, जेड एंगल थीटा इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, गया। और ये फॉर्म जो दिख रहा है कि रियल है और एक इमेजिनरी है, ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म जो है, ये पोलर का मतलब जेड एंगल थीटा, और एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट रहेगा। यानी कि हम रेक्टेंगुलर से पोलर भी जा सकते हैं, पोलर से रेक्टेंगुलर भी जा सकते हैं, दोनों एक दूसरे से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इंपीडेंस कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, ये अभी हम नहीं बताएंगे, फिर बाद में किसी दिन बताएंगे। यहां तक समझ गए, एक बार अपने से सोचना। और इसको जो मिला, इंपीडेंस जो मिला हमारे पास जेड, और ये इंपीडेंस मिला, इसको जो है कहीं कहीं, अच्छे से पढ़ लेना, ये पूरा लाइन बाय लाइन जो बुक दिया है ना 4.4 से पहले तक, वो सारा चीज पढ़ लेना अभी। और फिर शाम में हम एक बार कुछ और डिस्कशन इसको करेंगे। अब जा रहे हैं नमाज पढ़ने, जुम्मा का टाइम हो गया। समझ में आया शाइस्ता? शाइस्ता, हाँ समझ आ गया। हाँ। हाँ तो ठीक है, अब इसको पढ़ लो एक बार। अब फिर हम तुमको अभी और बताएंगे कुछ चीज, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अब वो हाँ, रेक्टेंगुलर फॉर्म वाला एक बार बता दीजिए अच्छा, कि रेक्टेंगुलर उसमें फॉर्म। ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा, हाँ, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा है। अच्छा, फिर बोलो क्या कह रही है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो आप लिखे ना इक्वेशन, हम्म, तो उसमें ओमेगा टी क्यों नहीं लिखे। हाँ उसमें जो है, देखो ना, किसी भी चीज का, जैसे ये कर दिए ना,
मान लो ये E इक्वल टू लिख दिए 100 cos ओमेगा टी प्लस 30 कर दिए, ये हो सकता है। तो ये ऐसे लिखो, या 100 एंगल 30 लिख दो। ये जो फॉर्म है इसी को पोलर कहते हैं, यानी कि इसमें एक मैग्नीट्यूड चाहिए, पोलर फॉर्म हो गया ये। और अब इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं ना, 100 cos 30 प्लस j 100 sin 30, ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसी को रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। अब देखो इसका क्या मीनिंग है, ऐसे है ना, मान लो दो एक्स वाई एक्सिस है ना, ये अगर ऐसे रहता, ये 100 रहता, ये एंगल मान लो 30 डिग्री यहाँ बनाता, तो एक कंपोनेंट इधर कहते हैं ना 100 cos 30, और दूसरा कंपोनेंट क्या कहते हैं 100 sin 30, और ई वाई एक्सिस की तरफ है तो इसमें जे लगा देते, वही दोनों को तो ऐड कर दिए हैं ऐसे। अब मान लो ये यही वाला है ना 100 cos 30, जे हो गया 100 sin 30, तो हाँ, ये हो ये गया तो आ गया समझ। रेक्टेंगुलर हो गया। अब यहां से फिर यहां भी तो ला सकते हैं ये वाला फॉर्म, तो यहां से यहां लाने के लिए क्या, अब मान लो हमारे पास ऐसे दिया रहता, ऐसे होता है, ये वाला रियल वैल्यू हमको मान लो कुछ भी दिया रहता, 3 दिया रहता, ये मान लो यहां से यहां तक हमको 4 दिया रहता, अब कहता है कि इस फॉर्म में ट्रांसफर करिए, तो क्या करेंगे, ये इसको एक पहले एक हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे इसका, तो ये 3 है 4 है तो ये 5 हो गया। अब ये बच गया एंगल थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कर देंगे, ये वाला लेंथ 4 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो हमको एंगल निकल गया ये। अब इसको लिख देंगे 5 एंगल tan इनवर्स, अब जो भी वैल्यू आए ये, तो ये हमारा हो गया पोलर। ये रेक्टेंगुलर था हमारा, 3 प्लस j4 था दिया हुआ था, ये रेक्टेंगुलर था, इसको पोलर में कन्वर्ट कर दिए, यही होता है। अब यहां मान लो एंगल अगर रहता 0 डिग्री भी हो सकता था ना, मान लो E1 होता 100 एंगल 0 हो जाता, मान लो ऐसे रहता, तो इसका क्या मतलब है कि इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट करते हैं 100 cos 0 प्लस 100 sin 0, जे लगा देंगे यहाँ पे, तो 0 ये वाला टर्म तो जी खत्म हो गया, बिल्कुल। सिर्फ यही बचेगा, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये 100 हो गया, 1। है ना। तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज आपको सिर्फ रियल एक्सिस में है, इस एक्सिस में नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो वो सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस होगा। हम दूसरे दिन बताएंगे अभी आपको कि ये एंगल कैसे शिफ्ट होता है, कैसे चेंज होता है, जो सर बताए थे ना आपके कि ये वाला कंपोनेंट जो होता है इसका रियल एक्सिस वाला, करंट के पास दो कंपोनेंट होता है, ये एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस कंपोनेंट होता है। तो ये जितना एंगल इसके साथ ये कॉस लगता है ना, आई कॉस थीटा, तो यही पावर फैक्टर को बताता है, रियल कंपोनेंट को। आई कॉस लग गया ना तो वो पावर फैक्टर बताएगा। एंगल 0 रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, जो भी एंगल रहे हम उसी के अकॉर्डिंग से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और बोलो, और क्या नहीं समझ में आया। और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है या आईआरएमएस होता है? ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला बात, ये मैक्सिमम वैल्यू है ये। अगर क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ, ये जो भी हाँ रहेगा तो वो मैक्सिमम ही होगा, जैसे ये वाला तो वैल्यू जानते ही है ना, ये तो मैक्सिमम ही होगा हमेशा, क्योंकि कॉस का बड़ा से बड़ा हाँ, वैल्यू 1 हो जाएगा, तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। और तो अगर ऐसे, क्वेश्चन में दे रखा है मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, हाँ ये जो मतलब दे रखा है, आईआरएमएस नहीं है। हाँ ये आरएमएस नहीं है, ये मैक्सिमम ही है हमेशा, इसमें √2 भी लगा दे आईआरएमएस तभी भी ये मैक्सिमम ही है। किसी भी एसी के लिए मान लो अगर बल्ब रहे ना, ऐसा बल्ब है, अगर इस पे लिख दिया है 5 एम्पियर है और 220 वोल्ट है, ऐसा लिखा है, तो अगर ऐसा लिखा है तो ये हमेशा आरएमएस होगा एसी का, ये भी आरएमएस होगा, ये आरएमएस है। लेकिन जब इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये मैक्सिमम वाला वैल्यू है। ये मैक्सिमम पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ कॉस लगा हुआ है, तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगा, तो जैसे ही ये 1 होगा तो ये 100 हो जाएगा, वरना 100 से 1 से तो छोटा ही रहेगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू इसका 100 हो जाएगा ये। लेकिन खाली अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये आरएमएस वैल्यू है, एसी में हमेशा आरएमएस वैल्यू लिखा रहता है, एवरेज वैल्यू 0 हो जाता है, और बाकी भी वैल्यू लिखते नहीं है, सिर्फ आरएमएस वैल्यू एसी में लिखते हैं हमेशा। लेकिन अगर इस फॉर्म में लिख दें 100 साइन ओमेगा टी लिख दे, तब तो ये मैक्सिमम वैल्यू है ये, या 100√2 लिख दे साइन ओमेगा टी, तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, 100√2 मैक्सिमम हो गया, क्योंकि साइन मैक्सिमम पे इसका वैल्यू डिपेंड करता है, ये जब 0 होगा तो ये 0 भी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तब जाके 100√2 होगा, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, हो गया क्या, और बोलो। हाँ बस इतना ही था। हाँ, तो आप अच्छे से पढ़ लो, आप फिर जो है हम तुमको ठीक है। शाम में जो है एक बार हम तुमसे और पूछेंगे, शाम में हमारा भी आज छुट्टी ही है।